हेलो एंड वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन आया है मद्रास हाई कोर्ट के तरफ से, मद्रास उच्च न्यायालय के तरफ से, जिसमें कि नेचर को यानी कि प्रकृति को एक कानूनी इकाई यानी कि एक लीगल एंटिटी घोषित कर दिया गया है। लीगल एंटिटी घोषित करने के बाद क्या क्या इसके मायने बनते हैं, किस तरह से ये इसमें गवर्नेंस में चेंज आएगा, उसके कंजर्वेशन में चेंज आएगा, ये सारी चीज़ें हम लोग इसके बाद अभी डिटेल में देखेंगे। तो ये टॉपिक सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं आमतौर पर पिछले 5-7 सालों में इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, इन सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस की गिनती बढ़ती जा रही है। तो चाहे आप स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और यूपीएससी की अगर बात करें तो पूरे यूपीएससी के सिलेबस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन किसी भी पेपर में आ सकता है। पेपर 1 के ज्योग्राफी के पार्ट में भी आ सकता है, पॉलिटी का पार्ट जो पेपर 2 का है उसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का पार्ट है पेपर 3 में, वहाँ पर भी आपको मिल सकता है, या इथिक्स के पेपर में आपको इथिकल इशूज़ रिलेटेड टू द नेचर, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल सकते हैं, केस स्टडी में ये क्वेश्चन मिल सकते हैं, या इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड अगर एस्से का टॉपिक आता है तो उसमें भी आप इसे एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो भी लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि ये न्यूज़ में है क्यों। इसके पीछे का सबसे पहला कारण तो यही है कि मदुरई बेंच है, मद्रास हाई कोर्ट की 2 बेंच है, एक चेन्नई में है और दूसरी मदुरई में है। तो मदुरई बेंच ने ये डिसीज़न दिया है, और ये डिसीजन दिया गया है जस्टिस एस श्रीमथे के द्वारा। जस्टिस एस श्रीमथे ने ये चीज़ इन्वोक की, इसमें एक प्रिंसिपल लगाया जो कि प्रिंसिपल बहुत ही पॉपुलर है लीगल पार्लेंस में, जिसको कि कहते हैं पेरेंट्स पैट्रिए जुरिस्डिक्शन। यानी कि इसका मतलब अगर हम लोग आम भाषा में कहें तो होता है कि जैसे कोई एक बच्चा है, कोई एक चाइल्ड है, और उसकी देखभाल उसके अपने पेरेंट्स सही से नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी कारण से, पॉवर्टी हो, लीगल इश्यूज़ हो, या जो भी चीज़ें हो, हेल्थ इश्यूज़, कुछ भी कह सकते हैं। तो उसके कारण अगर उस बच्चे की प्रॉपर देखभाल नहीं की जा रही है, वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी अथॉरिटी उस बच्चे की गार्डियनशिप ले सकती है, एज अ पेरेंट उसके लिए बिहेव कर सकती है, और वहाँ पर उस बच्चे की प्रॉपर अपब्रिंगिंग, उसकी देखभाल की और बाकी चीज़ों की व्यवस्था सुनिश्चित करती है। तो उस प्रिंसिपल को कहते हैं पेरेंट्स पैट्रिए जुरिस्डिक्शन। तो यही प्रिंसिपल यहाँ पर लगाया गया है मदर नेचर के केस में, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। और यहाँ पर इसीलिए डिक्लेयर कर दिया गया है मदर नेचर को एज अ लिविंग बीइंग, क्योंकि आप अगर राइट्स वगैरह कन्फर कर रहे हैं, वहाँ पर राइट्स दे रहे हैं, अधिकार दे रहे हैं, तो उनका कुछ एक लीगल स्टेटस होना चाहिए। ऐसे तो किसी को हम लोग अधिकार दे नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले मदर नेचर को एक लिविंग बीइंग घोषित किया गया है, और यहाँ पर स्टेटस दे दिया गया है उन्हें लीगल एंटिटी का। लीगल एंटिटी बनते के साथ ही बहुत सारे राइट्स वहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं मदर नेचर के लिए। तो यहाँ पर जो स्टेटस दिया गया है उसमें एक लीगल पर्सन का, जैसे कि हम और आप एक लीगल पर्सन है, एक इंसान है, एक आदमी, एक सिटीजन है इस देश के, उसी तरह से उन्हें भी घोषित कर दिया गया मदर नेचर को। और यहाँ पर उसी के साथ साथ जैसे ही आप लीगल पर्सन घोषित करेंगे तो साथ में उनके साथ वहाँ पर राइट्स भी आएंगे उनके। तो राइट्स भी हैं, ड्यूटीज़ भी हैं, लाइबिलिटीज़ भी, ये सारी चीज़ें कन्फर की गई हैं मदर नेचर को लीगल पर्सन घोषित करने के बाद, लीगल एंटिटी घोषित करने के बाद, जो कि कोई भी एक जीवित इंसान, एक लिविंग पर्सन के पास होती है। और यहाँ पर ये चीज करी क्यों गई है, ताकि प्रॉपर प्रिजर्वेशन हो सके, प्रिजर्व किया जा सके और कंजर्व किया जा सके मदर नेचर को, और डिस्ट्रक्शन रोका जा सके रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, हम लोग अगर कहें पॉल्यूशन कहें, या जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ जो आदमी काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन के काम है, या फिर
पेड़ की कटाई हो गई, रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो गया, इन सब चीज़ों के कारण जो भी डिस्ट्रक्शन होते हैं उन सब चीज़ों को रोकने के लिए यहाँ पर ये चीज़ें की गई हैं। और इससे अब बदलाव क्या आएगा, व्हाट विल चेंज, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है यहाँ पर। तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी कि मदर नेचर के पास भी अब फंडामेंटल राइट्स हैं। और फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो सबसे पहले तो हम लोग जैसा कि जानते हैं आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ, यही एक लाइफ का राइट जो है। बाकी तो जो जुडिशियल रेमिडीज हैं, बाकी चीज़ें हैं, राइट टू इक्वलिटी वगैरह चीज़ें जो भी हैं अलग चीजें, सिर्फ एक राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 को ही अगर इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो उसके बाद मदर नेचर के पास बहुत सारे ऐसे राइट्स आ जाते हैं जिससे कि उनको प्रिजर्व और कंजर्व करना एक लीगल ऑब्लिगेशन बन जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, ऑथोरिटीज के लिए। मतलब आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 में जो स्टेट का स्टेटमेंट है, तो उस स्टेट के स्टेटमेंट के अंदर जितनी भी ऑथोरिटीज आती हैं सब के लिए एक ये कानूनी ये बन जाएगा प्रक्रिया कि उनका काम है कि मदर नेचर को प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है, ये चीज़ें हो जाएगी। तो ये सारे लीगल राइट्स आ जाएंगे, फंडामेंटल राइट्स के साथ लीगल राइट्स भी आएंगे। लीगल राइट्स का मतलब हो गया कि आप जुडिशियल रेमिडीज़ की डिमांड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आ जाएंगी। प्लस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी आ जाएंगे, संवैधानिक अधिकार भी आ जाएंगे सारे जो भी एक लीगल पर्सन के पास है। अब आप लोग ये मत कहिएगा राइट टू वोट भी आएगा क्या, वो चीज़ें अलग बातें हैं। राइट टू वोट भी जो है सो क्वालिफाइड राइट है, वो ऐसा नहीं है कि सबको मिलता है। फंडामेंटल राइट्स में भी बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जिसमें कि आप लोगों को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, तो ये चीज़ें हो जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी आएंगे। और इन सब चीज़ों से क्या इंश्योर होगा, सबसे मतलब इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है कि क्या इंश्योर करना चाह रही है कोर्ट इससे। तो कोर्ट इससे नेचर का प्रॉपर सर्वाइवल, सेफ्टी, सस्टेनेंस और रिसर्जेंस, ये चार जो कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि लीगल राइट, लीगल एंटिटी घोषित करने के बाद ये सारी चीज़ें इंश्योर की जाएगी मदर नेचर के लिए, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है। और ये सारी चीज़ें इंश्योर करके हम लोग अचीव क्या करना चाह रहे हैं मदर नेचर के लिए, तो यहाँ पर अचीव करना चाह रहे हैं हेल्थ एंड वेलबीइंग ऑफ द मदर नेचर, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम, ताकि क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके, डिस्ट्रक्शन रोका जा सके, फॉरेस्ट का, सॉइल इरोजन, बहुत सारे ऐसे पॉल्यूशन वगैरह की चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर हेल्थ और वेलबीइंग पर डेट्रीमेंटल है, उनके लिए घातक होता है मदर नेचर के लिए, ये सारी चीज़ें जिसे कि यहाँ पर रोका जा सकेगा एक लीगल एंटिटी घोषित करने के बाद। अब यहाँ पर क्या है कि राइट्स तो हमने दे दी, लेकिन ये राइट्स उनके लिए इंश्योर कैसे होगा मदर नेचर के लिए। मदर नेचर तो खुद कोर्ट में जाएंगे नहीं, ये बहुत बड़ा एक इशू हो जाता है कि अब राइट्स को वहाँ पर इंश्योर कैसे करना है कि उनके सारे राइट्स उनको मिल रहे हैं। तो ये चीज़ें हो जाती है। इसके लिए क्या किया गया है, डायरेक्शन दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये चीज़ इंश्योर करे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कि मदर नेचर के सारे राइट्स जो हैं एज अ लीगल एंटिटी वो प्रॉपरली उन्हें मिल सके, प्रॉपरली इंश्योर किया जा सके। ठीक है। और नेक्स्ट अब क्या होगा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू, जैसे यहाँ पर एक होता है कि लोकस स्टैंडाई का कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो भी एग्रीव्ड पर्सन है जिसके भी अधिकारों का हनन हो रहा है वो खुद ब खुद कोर्ट पहुंचता है। लेकिन पीआईएल के कॉन्सेप्ट आने के बाद यहाँ पर लोकस स्टैंडाई का यहाँ पर कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया है। ठीक है। और ऐसा नहीं कि लोकस स्टैंडाई का कॉन्सेप्ट सबके लिए खत्म कर दिया गया है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है ना, पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन या पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं बनना चाहिए, जैसा कि हम लोग बहुत बार बहुत सारे केसेस में देखते हैं। अभी हाल के केस में जैसे देखा गया था कि योगी आदित्यनाथ जी के ओथ पे वहाँ पर एक केस फाइल कर दिया गया पीआईएल जस्ट टू पॉपुलरिटी।
उसके बाद 5G का केस हमने देखा था जूही चावला जी का, जिसमें उन्हें 20 लाख का जुर्माना भी झेलना पड़ा था। तो आपके पास मटेरियल एविडेंस है नहीं और सीधे आप पहुंच जा रहे हैं जस्ट कि एक चीप पब्लिसिटी, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बहुत ही सस्ता होता है, उसमें कोर्ट फीस वगैरह का वेवर रहता है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोग ये देखते हैं कि बहुत आसानी से बहुत सस्ते में हम पब्लिसिटी पालेंगे या किसी से बदला ले लेंगे, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। तो उसके लिए भी गाइडलाइंस बनाई गई है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किस केसेस में एक्सेप्ट किया जाएगा, क्या उसका मटेरियल होना चाहिए, क्या कंटेंट होना चाहिए, क्या इशूज होना चाहिए, वो चीज़ें हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अगर नेचर के केस में कोई भी फाइल करना चाहे रीजनेबल एविडेंसेस के साथ कि हाँ यहाँ पर नेचुरल फैसिलिटीज़ का, नेचुरल इकोसिस्टम का, बाकी चीज़ों का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो रोका जा सकता है, ऐसे ऑर्डर पास किए जा सकते हैं जिससे कि अथॉरिटीज़ प्रॉपर इनिशिएटिव ले, स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले, सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले, जिससे कि जो प्रकृति में डैमेजेस हो रहे हैं, जो नुकसान पहुंच रहा है क्लाइमेट चेंज का, पोल्यूशन का, बाकी चीज़ों का, उसे कम किया जा सकता है। तो ऐसा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कोई भी एक जो कंसर्न सिटीजन है वो फाइल कर सकता है और वहां पर कोर्ट उसे एक्सेप्ट करके वर्डिक्ट दे सकती है, प्लस डायरेक्शन दे सकती है गवर्नमेंट को। प्लस क्या है यहाँ पर सो मोटो कोर्ट भी यहाँ पर इस पे इनिशिएटिव ले सकती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मदर नेचर तो खुद कोर्ट पहुंचेंगे नहीं, लेकिन अगर कोर्ट खुद ही ये चीज़ देखता है कि हाँ इस पर्टिकुलर रीजन में यहाँ पर पॉल्यूशन फैल रहा है या नेचुरल एंटिटीज़ को, नेचुरल कंडीशन को यहाँ पर डैमेज पहुँच रहा है, तो ऐसे केसेस में वहाँ पर कोर्ट खुद ही वहाँ पर इनिशिएटिव लेकर सो मोटो ही जजमेंट पास कर सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये कोर्ट ने डिसीजन तो दे दिया, लेकिन क्या इसके पहले हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कुछ प्रोविज़न थे या नहीं थे? तो हमारे संविधान में पहले से ही यहाँ पर DPSP में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में, प्लस जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसमें पहले से ये प्रोविजंस थे कि हमें मदर नेचर को प्रिजर्व एंड कंजर्व करना है, वहाँ पर नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, उसके वेलबींग के लिए हमें इनिशिएटिव्स लेने हैं। और अगर हम लोग बात करें तो DPSP के आर्टिकल 48A में, सबसेक्शन A में, यहाँ पर 48 में यहाँ पर साफ लिखा गया है कि प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर होलिस्टिक अप्रोच है कि प्रोटेक्ट भी करना है हमें इन्वायरमेंट को, उसकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए भी एफर्ट लगाना है, प्लस फॉरेस्ट को भी हमें प्रिजर्व करना है, बचाना है, और वाइल्ड लाइफ को भी बचाना है। तो ये सारा प्रोविजंस पहले से ही था DPSP में। प्लस अगर फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें आर्टिकल 51 का A, तो उसमें जो सारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसमें से एक यहाँ पर है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट्स, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड हैव द कंपैशन फॉर द लिविंग क्रिएचर्स। तो एक चीज यहाँ पर देखेंगे कि जो डिस्क्रिप्शन है हम लोगों का यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज में, वो ज़्यादा इलेबोरेट है DPSP की तुलना में, और ये दोनों प्रोविजन पहले से ये सारी चीज़ें एस्टेब्लिश करते हैं कि हमें नेचर को, हमें प्रकृति को कंजर्व करना है, बचाना है, उसके डिटोरियोरेशन को, उसके डिग्रेडेशन को हमें रोकना है। तो ये सारे प्रोविजंस ऑलरेडी पहले से थे, और अब लीगल एंटिटी घोषित होने के बाद ये चीज़ें बहुत फोर्सफुली, बहुत बढ़िया तरीके से इम्प्लीमेंट की जा सकेगी, और उसके जुडिशियल रेमेडीज के लिए कोई भी एक कंसर्न पर्सन PIL भी दाखिल कर सकता है। प्लस अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रीवियस इंस्टेंसेस ऐसे क्या रहे हैं जिसके कि हम लोगों को ये चीज़ें देखने को मिली है कि नेचुरल फोर्सेस को लीगल एंटिटी घोषित किया है, नेचुरल चीज़ों को पहले से, प्राकृतिक चीज़ों को यहाँ पर लीगल एंटिटी पहले भी घोषित किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये केस कब हुआ था? 2017 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दो नदियों को, गंगा और यमुना नदियों को, प्लस जहाँ पर उद्गम स्थल है इन दोनों नदियों का, वो ग्लेशियर्स गंगोत्री और यमुनोत्री,
इन सबको लीगल एंटिटी घोषित किया था उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, और उन्होंने उत्तराखंड हाईकोर्ट ने और उन्होंने गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दिया था कि आप जो हैं सो इनके कंजर्वेशन के बारे में सोचेंगे और इनको सारे लीगल राइट्स होंगे एज अ लिविंग पर्सन जिसको होते हैं। ये पहला था इंस्टेंस। उसके बाद 2018 में उसी उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फिर से उत्तराखंड में जितने भी एनिमल किंगडम हैं उन सबको नेचुरल एंटिटी घोषित कर दिया था, यानी कि जितने भी जीव जंतु हैं सबको लीगल एंटिटी घोषित कर दिया था। उससे वही सारे राइट्स सारे जीव जंतु को, सारे जानवरों को, पशु पक्षियों को भी मिल गए थे जो कि एक आम इंसान को भारत में हैं, और सारे लीगल प्रोटेक्शंस भी उन्हें प्राप्त हो गए थे। और इसका भी सेम वही इम्प्लीमेंटेशन का फंडा है कि PIL के थ्रू आप लोगों को ये चीज़ें इन्फोर्स करनी है। फिर 2020 में ऐसा ही एक वर्डिक्ट आया, ऐसा ही एक जजमेंट आया पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के तरफ से, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ऑफ चंडीगढ़। यहाँ पर ये चीज़ कही गई थी सुकना लेक के बारे में। सुकना लेक एक बहुत ही फेमस लेक है चंडीगढ़ में, तो सुकना लेक के बारे में यही वर्डिक्ट सेम लीगल एंटिटी घोषित की गई थी सुकना लेक को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे वर्डिक्ट्स 2017 से ही चले आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें सिर्फ भारत में ही हो रही हैं, भारत के बाहर ये चीज़ें पहले से शुरू हो चुकी हैं और वहीं से यहाँ पर इंस्पिरेशन लेते हुए भारत में भी ये चीज़ें लागू की जा रही हैं। और अगर हम लोग यहाँ पर ये न्यू ट्रेंड जो डेवलप होना चालू हुआ कि नेचुरल फोर्सेस को लीगल एंटिटी घोषित किया जा रहा है, इसका अगर हम लोग पूरा हिस्ट्री देखें तो सबसे पहले ये चीज़ हुई थी 2008 में इक्वाडोर में। लैटिन अमेरिकन कंट्री है इक्वाडोर, साउथ अमेरिका में। तो यहाँ पर सबसे पहले पचम्मा को, इक्वाडोर एक देश है जहाँ पर कि पचम्मा को घोषित किया गया था लीगल एंटिटी। और पचम्मा जो है सो वहाँ के आदिवासियों के नेचुरल गॉड हैं, गॉड, नेचुरल फोर्सेस को ही वो लोग गॉड मानते हैं, और इसी को लीगल एंटिटी घोषित किया गया था ताकि यहाँ पर पचम्मा को यानी कि नेचर को प्रिजर्व किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि वो लोग पचम्मा यानी कि नेचुरल फोर्सेस को ही भगवान मानते हैं। तो ये चीज़ थी। उसके बाद 2014 में ऐसा ही हुआ न्यूजीलैंड में, जहाँ पर कि एक नेशनल पार्क को लीगल एंटिटी घोषित किया गया, और उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पर भी और चीज़ों को भी लीगल एंटिटी का स्टेटस दिया जाने लगा। लेकिन वहाँ पर भी जो शुरुआत हुई थी वो एक नेशनल पार्क से हुई थी। तो ये चीज़ें यहाँ पर बदलती आ रही हैं। और यहाँ पर मैं लास्ट में आप लोगों को कहना चाहूँगा कि हमारे कंप्यूटोलॉजी के हैंडल को फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे जो है उसे फॉलो करें। टेलीग्राम पे भी हमारा चैनल है, वहाँ पर भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल, क्वेश्चंस और बाकी चीज़ें अपडेट होती रहती है। वहाँ पर भी आप ज्वाइन करके बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं हमारे वेबसाइट पर www.computology.com पर, वहाँ पर भी विजिट करके आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और बाकी कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी डिटेलिंग चाहिए, कोई भी आप लोगों को यहाँ पर मेंटरशिप चाहिए, तो उसके लिए आप नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट डिटेल्स के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।